नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे स्लेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडियन एंड लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको एसएससी जेईई के क्वेश्चंस करा रही थी और हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को कर लिया है। अभी हम इरिगेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं और गाइस हम लोगों ने यूपीपीएससी जो क्वेश्चन है एई में आने वाले क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनका भी डिस्कशन किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। बाकी अभी इस समय हम लोग ईएस के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव्स करा रहे हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएस से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर छोटे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जितने जेईई लेवल के एग्जाम है उसमें डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए अभी हम यहाँ पे इरिगेशन कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेट 2 से। ये हमारा सेट 2 है और अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी हम लोगों ने सेट 1 कर लिया, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज़ जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज़। ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रेडिंग, मेंडरिंग टाइप, डिग्रेडिंग, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो रिवर ट्रेनिंग वर्क की बात की जा रही है, रिवर ट्रेनिंग वर्क हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ जो रिवर होती है हमारी एग्रेडिंग टाइप और डिग्रेडिंग टाइप दोनों टाइप होती है, तो वहाँ पे हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। और मेंडरिंग टाइप यहाँ पे एग्रेडिंग रिवर वो होती है जहाँ पे जब अलाउवियल जैसे होता है, सॉइल होती है, उसका जो डिपॉजिट होने लगता है, एक तरीके से बोले सिल्टिंग, जमाव होने लगता है, उसको एग्रेडिंग बोलते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा कटान होने लगता है सॉइल का, उसको डिग्रेडिंग, क्योंकि एग्रेडिंग का जो अपोजिट होता है वो डिग्रेडिंग टाइप रिवर होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही रिवर ट्रेनिंग वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मेंडरिंग टाइप जो रिवर, जैसे आप लोगों ने रिवर में देखा होगा बहुत ज़्यादा सिल्टिंग स्कारिंग की वजह से इसका शेप ऐसा हो जाता है, इस तरह शेप में आप लोगों ने रिवर को देखा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंडरिंग टाइप रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अनलाइंड कैनाल द फ्री बोर्ड इज़ मेजर्ड फ्रॉम। अनलाइंड कैनाल मेनली क्या होती है हमारी, जो हमारी जैसे कच्ची कैनाल्स होती हैं जिसमें लाइनिंग नहीं करते, उसको हम लोग अनलाइंड कैनाल बोलते हैं। तो उसमें जो फ्री बोर्ड हम लोग मेज़र करते हैं, कहाँ से करते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन, फुल सप्लाई लेवल टू द बैंक, टू द टॉप बैंक ऑफ, नेक्स्ट टॉप ऑफ द बैंक टू द बेड ऑफ कैनाल, फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ द डॉवेल, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो अनलाइंड कैनाल के लिए हम लोग फ्री बोर्ड मेज़र करते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, एफएसएल, फुल सप्लाई लेवल से, प्लस जो उसका टॉप ऑफ द बैंक होता है, ठीक है, जो टू दी टॉप ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, फुल सप्लाई लेवल टू दी टॉप ऑफ दी बैंक। ये हम अनलाइंड कैनाल के केस में लेते हैं। और अगर हम लाइंड के कैनाल की बात करें तो लाइंड में जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग एफएसएल प्लस जो टॉप ऑफ दी लाइनिंग होती है कैनाल की, वहाँ से हम लोग उसको मेज़र करते हैं फ्री बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा लाइंड कैनाल का है, वो अनलाइंड का था, उसमें क्या लेते हैं, एफएसएल टू दी बैंक ऑफ द रिवर। अब इसमें क्या लेते हैं देखते हैं, फॉर लाइंड कैनाल, जो हमारी पक्की कैनाल्स होती हैं उनको बोलते हैं द फ्री बोर्ड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको टिक कर दे रहे हैं, यही हमारा सही ऑप्शन है। सो फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द लाइनिंग जो होती है कैनाल की, वहाँ से हम उसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डू वी नीड टू डू द लाइनिंग ऑफ द कैनाल। क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैनाल में लाइनिंग करते हैं वो हम लोग किस लिए करते हैं, उसकी क्या करने की आवश्यकता है। टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेस इन कैनाल। तो लाइनिंग अभी कल भी जब क्वेश्चन किया था तो उसमें डिस्कस किया था, लाइनिंग हम लोग क्या करते हैं, जो लॉसेस कैनाल में होते हैं उसको अगर लाइनिंग के थ्रू हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है ये सही है हमारा, टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेस इन कैनाल। नेक्स्ट है हमारा, टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी। तो जब लाइनिंग हम कर देंगे, एक तरीके से पक्की कैनाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइनिंग का मतलब होता है जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, उसके एक तरीके से मैट पूरी बिछा के आप उसकी लाइनिंग कर दो। जैसे मान लो ये हमारी कैनाल है, तो यहाँ पे हम पूरा इसकी लाइनिंग कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है जो कटाव होता है
नदी में जब जो रिवर कैनाल होती है हमारी, उसमें जब डिस्चार्ज फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो सिल्टिंग, स्कारिंग, सारी ही चीज़ें होने, इरोजन सॉइल का सब कुछ होने लगता है, तो जिसको हम लोग लाइनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है टू डिक्रीज द डिस्चार्ज इन द कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, अगर हम लाइनिंग करते हैं कैनाल में तो उसका डिस्चार्ज होता है डिक्रीज़ नहीं होता है, और ना ही उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। मेन जो हमारा पर्पस होता है सीपेज लॉसेस को कम करने के लिए, और जो हमारा इरोजन हो रहा होता है बेड ऑफ द कैनाल, जो ये इसका बेड होता है, यहाँ ये बेड हो गया तो इसके साइड्स हो गए, तो इसमें जो इरोजन होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The surcharge storage in a dam reservoir is the volume of water stored between। सरचार्ज स्टोरेज की बात की जा रही। सरचार्ज का वर्ड ही जहाँ यूज़ हो तो इसका मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रा, जो कि चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको हम लोग सरचार्ज में लेते हैं। जैसे कि सॉइल में भी हम लोग सरचार्ज यूज़ करते हैं, सरचार्ज लोड जो उस पर आता है। तो यहाँ पे अगर ये डैम की बात की जा रही है तो क्या होता है, ये सरचार्ज स्टोरेज इन अ डैम रिजर्वायर, ये हमारा मान लीजिए डैम है, तो यहाँ पे जो सरचार्ज स्टोरेज होगा ये क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल्स, मिनिमम एंड नॉर्मल रिजर्वायर लेवल्स, नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा सी, नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल्स। जो सरचार्ज स्टोरेज क्या होता है, नॉर्मल और जो मैक्सिमम सरचार्ज रिजर्वायर लेवल होता है उससे हम लोग मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा रिजर्वायर है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए इसका ये जो लेवल है ये इसका नॉर्मल लेवल है, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल लेवल। और यहाँ पे जो है ये इसका है, यहाँ से वाटर फ्लो कर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सरचार्ज, क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो स्टोरेज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सरचार्ज। और ये जो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका मिनिमम लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कैनाल सिस्टम जो होता है उसका करेक्ट जो सिस्टम होता है कैनाल का वो बताना है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे कैनाल जो कहाँ से कैनाल हमारी निकलती है, रिवर से। कोई भी रिवर है नेचुरल, कैनाल और रिवर में क्या डिफरेंस होता है, रिवर जो हमारी नेचुरल होती है और कैनाल क्या होती है, वो मैन मेड होती है। तो कोई भी मान लीजिए नेचुरल रिवर हमारी जा रही है, ठीक है, ये हमारी रिवर है, तो इसी से हमारा कैनाल को हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, क्योंकि कैनाल बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, उसको हम लोग को इस वाटर को फील्ड तक पहुंचाना होता है, कि क्या करने के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज़ होता है उसको हम लोगों को फील्ड तक पहुँचाना रहता है। तो इसके लिए हम लोग का जो करेक्ट सीक्वेंस है, मान लीजिए ये रिवर है, तो रिवर से वाटर को डाइवर्ट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क होगा या बैराज, और या फिर वियर, इसका बनाते हैं बैराज और वियर, ठीक है, यहाँ बनाएंगे। और इस वाटर को हम लोग किस में रेगुलेट, इसका डाइवर्ट करेंगे, ये हमारा जाएगा मेन कैनाल में, ठीक है, ये मेन कैनाल में जाएगा। हेडवर्क यहाँ से, ये हेडवर्क भी यहीं पे होगा हमारा कैनाल का जितना भी होगा, ठीक है, ये हमारा मेन कैनाल में जाएगा। फिर मेन कैनाल से ये किस में जाएगा, हमारा ब्रांच कैनाल में। ये वाटर हेडवर्क से मेन कैनाल में आया, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में आया, ब्रांच कैनाल से इस वाटर को हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, ये हमारा आ जाएगा मेन में आया, ब्रांच में आया, फिर ये हमारा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी से इस वाटर को हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी से अगर इस वाटर को अगर आप लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी भेजना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इस वाटर को ट्रीट करके सप्लाई के लिए भेजा जा सकता है। बाकी अगर डिस्ट्रीब्यूटरी से ये वाटर किस में जाएगा, हमारा माइनर्स में, ठीक है। और माइनर्स में जाने के बाद जो ये वाटर होगा ये हमारा जाएगा फाइनली आउटलेट्स में। आउटलेट्स में जाने के बाद इस वाटर को हम लोग फील्ड तक पहुँचाते हैं। ये मान लीजिए हमारी फील्ड है और ये वाटर फिर यहाँ पे वाटर, ये आउटलेट हो गया, यहाँ ये आउटलेट हो गया, और ये वाटर कोर्स,
जहाँ से वाटर आउटलेट के बाद फ्लो होगा उसको वाटर कोर्स बोलते हैं। वाटर कोर्स के बाद ये वाटर डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, हमारा फील्ड में, जहाँ पे हमें वाटर चाहिए होता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। हेडवर्क से मेन कैनाल में जाएगा, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर्स और माइनर से आउटलेट और आउटलेट से वाटर कोर्स और वाटर कोर्स से डायरेक्ट ये फील्ड में वाटर पहुँचेगा। तो यहाँ करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं क्या होगा। हेडवर्क, डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, माइनर्स, तो ये हमारा नहीं है क्योंकि पहले हेडवर्क होगा फिर यहाँ पे मेन कैनाल भी नहीं है तो, लेकिन ब्रांच कैनाल होगा फिर डिस्ट्रीब्यूटरी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हेडवर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर्स। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस माइनर्स के आगे हमारा आउटलेट भी आता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पूरा सही है जो, लेकिन करेक्ट जो एंड तक फील्ड तक पहुँचने का होता है आता है, फिर ये हमारा वाटर कोर्स आता है, फिर हमारी आती है फील्ड, मतलब फील्ड पे जहाँ पे पानी हमें चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। कैनाल सिस्टम और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं द कैनाल सिस्टम रन्स ऑन रिज गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल एंड स्प्रेड इट्स वाटर ऑन द लैंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलॉन्ग द लोवेस्ट लाइन, कलेक्ट ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लोप एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, तो डी ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। तो यहाँ सही स्टेटमेंट बताना था, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या है हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ दीज आर फुल्ली इन एग्जावेशन, पार्शली इन एग्जावेशन एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे पहले हम बंस कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कैनाल जैसे हमारी होती है तो कैनाल्स के साइड में जो स्पेस रहता है वो हमारा बंस कहलाता है, और बंस के ऊपर जो होता है वो हमारा बैंक ऑफ दी कैनाल होता है, जहाँ पे व्हीकल और सब सारी चीज़ें मूव करती हैं। मेनली एक तरीके से जो बंस होता है इसको हम लोग जैसे कैनाल का इंस्पेक्शन करना रहता है तो इस पर व्हीकल्स भी मूव कर सकते हैं। ये आप डायग्राम के थ्रू आप इसको देख लीजिए। ये जैसे हमारा बैंक है, ये स्पेस है और ये हमारी कैनाल है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है हमारा, ये जो बचा हुआ स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, बर्म। ठीक है, और ये हमारी कैनाल है और यहाँ ये बैंक ऑफ दी कैनाल है, ये हमारा बैंक है। तो ये जो स्पेस होता है ये बंस कहलाता है। तो इसको हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फुल्ली इन एग्जावेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, फुल्ली इन एग्जावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो यहाँ रेन गेज की बात की जा रही है। रेन गेज हमारे दो ही होते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप और एक होता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो ऑप्शन में देख लेते हैं साइमन्स रेन गेज, ये हमारा साइमन रेन गेज है, मार्कर नहीं चल रहा है, साइमन रेन गेज। नेक्स्ट है हमारा टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, नेक्स्ट है वेइंग बकेट टाइप रेन गेज और लास्ट वन इज फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। तो यहाँ पे जो ये तीनों ही हैं ये हमारे क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हैं। क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप। तो आपको याद रखना है रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग कौन से होते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा ए है, और ये क्वेश्चन जितनी बार भी कहा जाए उतनी बार ही कम है कि कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा जेई का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, राजस्थान जेई में भी आया था, झारखंड जेई में भी आया था, एसएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और आपको याद करने का अच्छा तरीका, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज सिर्फ आप एक ही याद कर लीजिए, साइमन्स होता है। बाकी जो हमारा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, और बाकी ये जो तीनों ही हैं ये हमारे रिकॉर्डिंग टाइप हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें ऑप्शन दे देते हैं ये तीनों रिकॉर्डिंग टाइप और नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एक ही होता है, वो होता है हमारा साइमन्स रेन गेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ। ऑप्शन देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल विद टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम, रेनफॉल डेप्थ ओवर एन एरिया,
रेनफॉल इंटेंसिटी विद द क्यूमुलेटिव रेनफॉल। तो यहाँ पे जो रेनफॉल जो हाइड्रोग्राफ बनता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ। ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये हमारे हाइड्रोग्राफ की बात हो गई। एक और एग्जाम में बहुत पूछा आता है हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ आपको पता रखना है कि ये किसके किसके बीच बनता है। तो ये हमारा जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, क्यों, या फिर इसको यहाँ पे हम डिस्चार्ज ही लिख दे रहे हैं, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में जो कर्व बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। और रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यहाँ हाइड्रो का जो भी चीज़ रहता है वो वाटर से रिलेटेड रहता है, तो ये इसको आप याद रखिए डिस्चार्ज से। और यहाँ इंटेंसिटी की बात की जा रही हो, यहाँ हाइड्रो में भी इंटेंसिटी है तो आप टी है, तो आप इससे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The aerial characteristics of a rainstorm are represented by dat curve, हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, डबल मास कर्व। तो जो एरियल कैरेक्टरिस्टिक ये है, एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाई, ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डैट कर्व से। डैट कर्व को क्या बोलते हैं, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो है ये हमारा किसके किसके बीच बनता है, ये हमारा जो एवरेज रेनफॉल होती है उसके बीच में, और ये हमारा रहता है एरिया के बीच में ये ग्राफ बनता है। तो जो इसको हम लोग जैसे एक कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं उसमें कितना रेनफॉल हुआ है उससे इसको हम लोग मेज़र करते हैं डैट कर्व के थ्रू। हाइड्रोग्राफ अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। द मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, जो मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ होता है उसको हम लोग पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रैशनल मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ मे बी प्रिसाइजली फॉर एरियाज लेस दैन 50 हेक्टेयर्स। तो ये जो हमारे छोटे छोटे से स्पेसिफिकेशन होते हैं, नोट होते हैं, जिसको आपको याद रखना है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड आफ्टर विच द इंटायर एरिया स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ इज कॉल्ड द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the length of overland flow from a critical point of a mouth of drain is, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 13.38 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड डिफरेंस इन लेवल बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट एंड ड्रेन माउथ इज 10 मीटर। द इनलेट टाइम इज, तो अब ये देखिए एक रैशनल फॉर्मूला होता है, उस पर ये बेस्ड आया है और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है उसको हम बता दे रहे हैं। किर्पिश नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। एक किर्पिश फार्मूला होता है जिसको यूज़ करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनलेट टाइम जो होगा। ठीक है, तो इनलेट टाइम को हम लोग टी से लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.885 इंटू एल की पावर 3 अपॉन एच होल ब्रैकेट की पावर 0.385, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, इनलेट टाइम। तो ये इनलेट जो टाइम है इसको टी आई यहाँ पर लिख देते हैं, ये मिल जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा 0.885। आपको क्वेश्चन में लेंथ दी है, माउथ ऑफ ड्रेन ये दिया हुआ, ये आपका गिवन है 13.58 क्यूब अपॉन, और क्रिटिकल पॉइंट एंड ड्रेन माउथ का जो डिफरेंस है लेवल, ये डिफरेंस इन लेवल जो गिवन है वो भी हमें गिवन है कितना 10। ठीक है, इसकी पावर लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अभी अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7.9 समथिंग आता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 आवर्स के। ठीक है,
यहाँ पे L जो हमारा था किलोमीटर में होगा और जो डिफरेंस इन लेवल है वो हमारा मीटर में होगा और ये हमारा आवर्स में T आएगा। तो इसको एज इट इज़ इसको वैल्यू पुटअप कर देनी और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, D। राइट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, तो ये तो सबको पता होगा कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और गाइज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे अभी इरिगेशन के वो हमने कर लिए हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।